a very dynamic principal, very dynamic, a man of vision, Professor Professor Shashi Pratap Shahi. History will remember you as one of the makers of AN College Patna. Arun Babu, Ratna ji, other honorable teachers who are participating in this program, research scholars, and my dear students. I shall speak on the role and significance of archives in history writing. Role and significance of archives in history writing. When I was asked by Professor Ratna Amrit to address her research scholars and students on research methodology, I in fact couldn't immediately decide the subject which would be the best in the interest of research scholars and students. Whether I should speak on generalization in history, whether I should speak on causation, on objectivity, or on one or more schools of historiography, and so on. There were many topics in my mind, but I was indecisive. But finally, I decided to speak on archives, which means abhilekh in Hindi. So I shall speak on archives. And the second thing, I was also indecisive, the language which I should use. But finally, I decided in favor of Hindi. तो हिंदी में हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अधिक। मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो फाइनली मैंने यही सोचा कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिहार के हैं, पटना के हैं, मैं भी पटना का ही हूँ। अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में अपना आंसर वो लिखते भी हैं, और जिन लोगों का मीडियम इंग्लिश है, एटलीस्ट हिंदी समझते तो बड़ी अच्छी तरह वे भी हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मैंने सोचा कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैं अपनी बात हिंदी ही कहूंगा। तो मैं शुरू करता हूं, अभिलेखों के बारे में मैं बताना प्रारंभ करता हूं। अभिलेखों की इतिहास लेखन में क्या भूमिका है, क्योंकि यदि आप रिसर्च प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपको आर्काइव्स के बारे में जानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। अभिलेखों को यदि हम कहें कि अभिलेख इतिहास की आत्मा है, तो यह कहना गलत नहीं है। मैं तो बल्कि यह कहूंगा कि जिस प्रकार हमारा यह शरीर आत्मा के अभाव में, जिस प्रकार इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी, दिस फिजिकल बॉडी विदाउट सोल, उसी तरह से अभिलेखों के बिना इतिहास के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अभिलेख कहते किसे हैं? मैं ध्यान रखूंगा कि चूंकि प्रोफेसर रत्ना अमृत जी ने कहा है कि आपकी परीक्षा भी ली जाएगी, तो मैं कुछ तथ्यात्मक बातों को भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा अपने एड्रेस में, ताकि यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो मेरे इस एड्रेस से कुछ उस तरह के तथ्य भी निकालकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सके। अभिलेख वैसे प्रलेख को कहते हैं, वैसे रिकॉर्ड्स को कहते हैं, या वैसे दस्तावेज को कहते हैं जिनका स्थायी रूप से ऐतिहासिक महत्व होता है, और इसी ऐतिहासिक महत्व की वजह से अभिलेखों को स्थायी तौर पर प्रिजर्व करने की आवश्यकता बताई जाती है, स्थायी तौर पर संरक्षित करने की आवश्यकता बताई जाती है। रत्ना जी ये बता दीजिए, 1 घंटा पूरा समय है ना मेरे पास? है, ठीक है। अभिलेख है क्या? तो मैंने बताया अभिलेख रिकॉर्ड्स को कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं। अभिलेख अप्रकाशित होते हैं, दे आर अनपब्लिश्ड, और यही बात
अभिलेखों को पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं से भिन्न बनाती है। यही अभिलेख और पत्र पत्रिकाओं में यही डिफरेंस है कि अभिलेख अप्रकाशित होते हैं और पुस्तक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। इसके साथ ही अभिलेख की मात्र एक कॉपी उपलब्ध होती है। अभिलेख एक प्रति में उपलब्ध होता है, जबकि पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं की कई प्रतियां होती हैं, कई कॉपी होती हैं। एक और बात प्रारंभ में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अंग्रेजी में अभिलेख के लिए आर्काइव्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस आर्काइव शब्द का प्रयोग अभिलेख और पुरालेख, जिसको कहेंगे अभिलेख या पुरालेख, के लिए तो किया ही जाता है। इसका प्रयोग उस स्थान के लिए भी किया जाता है जहां ऐतिहासिक प्रलेख या दस्तावेज रखे जाते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में, आप में से कई गए होंगे, जनपथ पर राष्ट्रीय अभिलेखागार है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा भव्य भवन है, नेशनल आर्काइव्स। या आपके अपने शहर में, बिहार की राजधानी पटना में बेली रोड पर आप देखें, बीपीएससी ऑफिस के बगल में बेली रोड में अवस्थित है बिहार अभिलेखागार, बिहार आर्काइव्स। और इसी प्रकार हर राज्य की राजधानी में या किसी शहर में अभिलेखागार हैं। तो आर्काइव शब्द का प्रयोग रिकॉर्ड्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए तो किया ही जाता है। आर्काइव शब्द का प्रयोग उन स्थानों के लिए भी किया जाता है जहां अभिलेख या रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस के बारे में हम लोग प्रारंभ में ही जान लें। अभिलेखागार और पुस्तकालय में क्या डिफरेंस है? आर्काइव्स और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है? पुस्तकालयों में पुस्तकें रखी जाती हैं, पत्र पत्रिकाएं रखी जाती हैं जो प्रकाशित होती हैं और जिनकी कई प्रतियां उपलब्ध होती हैं। लेकिन अभिलेखागार में सिर्फ वैसे प्रलेख रखे जाते हैं, सिर्फ वैसे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सिर्फ वैसे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं जो अप्रकाशित होते हैं, जो अनपब्लिश्ड होते हैं और जिनकी मात्र एक कॉपी, मात्र एक प्रति उपलब्ध होती है। इसके साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कई स्थानों में आप ऐसा देखेंगे, कई स्थानों में, जैसे पटना कॉलेज में आप देखेंगे, कई स्थानों में पुस्तकालयों में भी अभिलेखागार या अभिलेख कक्ष होते हैं। An archive within a library, एक अभिलेख कक्ष। जैसे महाराष्ट्र में अभी हाल में गया था, ऑफ कोर्स बिफोर कोरोना, महाराष्ट्र में वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, जहां मैं गया था। वहां एक पुस्तकालय है, बहुत भव्य पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय में एक बड़ा ही रिच अभिलेख भवन है पुस्तकालय के अंदर, जहां उस अभिलेख भवन में या अभिलेख कक्ष हम कहें, उस अभिलेख कक्ष में एक और गांधी, नेहरू, टैगोर और कई बड़े बड़े लोगों के हस्तलिखित, हैंड रिटन, उनके ओरिजिनल लेटर रखे हुए हैं। गांधी का हाथ से लिखा हुआ लेटर, टैगोर के हाथ से लिखे हुए लेटर उस अभिलेख कक्ष में रखे हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर देखा गया, वहां देखा होगा कि प्रेमचंद की किताबें, प्रेमचंद के हाथ से लिखी हुई किताबें, निराला की राम की शक्ति पूजा, प्रसाद की कामायनी, उनके हाथों से लिखी हुई, वह भी उस अभिलेख कक्ष में रखा हुआ है। पटना कॉलेज आप अपने शहर में देख लीजिए, पटना कॉलेज जाइए, पटना कॉलेज जहां का मैं विद्यार्थी रहा, पटना कॉलेज, पटना के पुस्तकालय में भी एक अभिलेख कक्ष है और जिसका अगर हम यूज करें, जिसका प्रयोग करें, तो पटना कॉलेज के का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हो सकता है कुछ नया प्रकाश पड़े अगर नए नए अभिलेखों को देखा जाए। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि अभिलेखागार दो प्रकार के होते हैं। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिसर्च के सिलसिले में अभिलेखागार को यदि यूज करें तो आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। अभिलेखागार दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी या अर्ध सरकारी जिसको कहेंगे गवर्नमेंट आर्काइव्स या सेमी गवर्नमेंट आर्काइव्स, और दूसरा निजी अभिलेखागार या प्राइवेट आर्काइव्स।
राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली और राज्यों के अभिलेखागार जैसे बिहार राज्य अभिलेखागार, उड़ीसा राज्य अभिलेखागार, पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार। तो इस तरह जो राज्यों की राजधानी में जो अभिलेखागार हैं, ये सरकारी अभिलेखागार हैं। इसके साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, ये सब तो प्रमुख अभिलेखागार हैं, लेकिन आयुक्त के कार्यालय में, कमिश्नर की ऑफिस में, हर कमिश्नर की ऑफिस में, या जिला समाहरणालय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ऑफिस में भी अभिलेख कक्ष होते हैं। यह ध्यान वाली बात है, क्योंकि बाद में मैं जो चर्चा करूंगा लोकल हिस्ट्री के लिए या रीजनल हिस्ट्री के लिए, ये अभिलेख कक्ष बड़े महत्वपूर्ण है। कमिश्नर के कार्यालय में जो अभिलेख कक्ष होते हैं, या डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी के कार्यालय में जो अभिलेख कक्ष होते हैं, इनका प्रयोग कर स्थानीय इतिहास को, क्षेत्रीय इतिहास को अधिक समृद्ध बनाया जा सकता है। आपको मिलेगा क्या? सरकारी अभिलेखागारों में पुरानी सरकारी फाइलें मिलेंगी, सरकारी रिपोर्ट मिलेंगे, सरकारी पत्राचार, ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस मिलेंगे। एक उदाहरण मैं दूं, गवर्नर जनरल के साथ पटना के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो करेस्पॉन्डेंस है वह मिल सकता है आपको। महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है उसकी प्रोसीडिंग्स मिल सकती है आपको। इसके साथ ही अप्रकाशित मैन्युस्क्रिप्ट, वैसी किताबें जो कभी पब्लिश न हो पाई, अप्रकाशित पांडुलिपि मिलेंगी, रेयर ग्रंथ मिलेंगे आपको, दुर्लभ ग्रंथ मिलेंगे, कई ऐसे शोध ग्रंथ मिलेंगे जो पब्लिश नहीं हो पाए। तो ये सामग्री आपको अभिलेखागारों में, इस तरह की सामग्री आपको अभिलेखागार में मिलेगी। इसके साथ ही अभिलेखागारों में यह हाल का प्रयास है जिसके कारण ऑडियो विजुअल मटेरियल्स के रूप में ओरल लिटरेचर को भी प्रिजर्व किया गया है। हाल के वर्षों में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है कि ओरल लिटरेचर या मौखिक साहित्य को ऑडियो विजुअल लिटरेचर के रूप में अभिलेखागार में प्रिजर्व किया गया है। ट्राइबल्स के बारे में जिस पर मैं काम करता हूँ, कई ट्राइब ऐसे हैं जिनका लिटरेचर कहीं लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, उसे कलेक्ट किया गया है और उनका जो ओरल लिटरेचर है उसको ऑडियो विजुअल फॉर्म में, ऑडियो विजुअल मटेरियल के रूप में अभिलेखागार में उसे प्रिजर्व किया गया है। और एक निजी अभिलेखागार है जो आपके घर में हो सकता है, आपके दादा की, आपके परदादा की डायरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। तो निजी अभिलेखागार मिलेंगे आपको, डायरी मिलेगी, फोटोग्राफ मिलेंगे। तो इस तरह से अभिलेखागारों में जो सामग्री मिल सकती है उनकी चर्चा मैंने की। अब भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, थोड़ा इसके महत्व के बारे में मैं बताना चाहूंगा। भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो नई दिल्ली में जनपथ पर अवस्थित है, वह भारत सरकार के अभिलेखों का भंडार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वह के अभिलेखों का वह अभिलेखागार है। और ये हमें गर्व है यह इस बात को कहने में कि यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखागार है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा अभिलेखागार है। और इसकी स्थापना, देखिए ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से मैं एक सवाल आपको बता देता हूँ, यह वर्ष आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना 1891 में ब्रिटिश भारत की उस समय राजधानी कहाँ थी आप जानते हैं? ब्रिटिश भारत की राजधानी 1891 में कैलकाटा में थी। तो इसकी स्थापना 1891 में कैलकाटा में हुई और उस समय इसका नाम इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट था। 1911 में जब 1911 में जब भारत की राजधानी ट्रांसफर की गई कैलकाटा से दिल्ली, तो 1911 में यह दिल्ली में 1911-12 से यह दिल्ली में जहां अभी है वहां पर यह उसी भवन में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय अभिलेखागार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और इसका एक क्षेत्रीय है, इसका एक रीजनल ऑफिस। डिपार्टमेंट में क्या निर्णय लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए कुछ उस तरह की बात मैं कर दे रहा हूं।
इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है और इसके 3 रिकॉर्ड केंद्र हैं, जो एक भुवनेश्वर में है, एक जयपुर में है और तीसरा पुडुचेरी पौंडीचेरी में अवस्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार में किस पीरियड के अभिलेख हैं, थोड़ा इसके बारे में मैं बता दूं। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में उपलब्ध जो अभिलेख हैं वह 1784 ईस्वी से लेकर वर्तमान काल तक के हैं। बीच बीच में मैं पूछ ले रहा हूं, कभी कभी ये ऑनलाइन में ये गड़बड़ी हो जाती है। मेरी आवाज जा रही है ना? मेरी आवाज नहीं जा रही है? नहीं, आ रही है आवाज। बीच में तो आ रही है, बीच में कभी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वो तो बोले हम ना। हाँ प्लीज करना। हाँ ठीक है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में जो अभिलेख हैं वे 1784 से लेकर वर्तमान काल तक के हैं। इन अभिलेखों की भाषा संस्कृत है, संस्कृत के अभिलेख हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी और फारसी के भी अभिलेख हैं। तो 1784 से लेकर आज तक के अभिलेख आपको राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में मिलेंगे। राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक संग्रहालय भी है। संग्रहालय का बड़ा महत्व है, अभिलेखागार में संग्रहालय का बड़ा महत्व है, क्योंकि इस संग्रहालय को देखकर, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, इस म्यूजियम को देखकर अभिलेखागार के जो यूजर हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्हें अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखों के स्वरूप और उनके टाइप, किस प्रकार के अभिलेख आपको मिलेंगे, इसकी एक झलक मिलती है उस म्यूजियम को देखने से, कि किस प्रकार के अभिलेख आपको वहां मिलेंगे, कि उन अभिलेखों का स्वरूप क्या है, किस टाइप के अभिलेख मिलेंगे। उन म्यूजियम्स को आप देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और समय समय पर अभिलेखागार में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, एग्जीबिशन भी लगाई जाती है। जैसे 2016 की मैं बात करूं, 2016 में सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में। 2018 में जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित प्रलेखों और दस्तावेजों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो इस तरह से इन प्रदर्शनियों का महत्व यह है कि इससे यूजर्स को, आर्काइव्स के यूजर को, अभिलेखागार के यूजर्स को एजुकेट करने में इसका बड़ा महत्व है। इस तरह के एग्जीबिशन हमारे यूजर्स को, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को एजुकेट कर सकते हैं। अब तो वेब पोर्टल भी है, राष्ट्रीय अभिलेखागार का भी एक वेब पोर्टल है, बिहार अभिलेखागार का भी वेब पोर्टल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार का जो वेब पोर्टल है उसका नाम अभिलेख पटल है और इसमें करीब 30 लाख अभिलेखों को अपलोड किया जा चुका है। तो इस तरह आप घर पे भी बैठकर अभिलेखागार में उपलब्ध कई अभिलेखों का उपयोग कर सकते हैं। इतिहास लेखन में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि बिहार अभिलेखागार ने भी इस तरह का वेब पोर्टल तैयार किया है। कई अन्य राज्यों के अभिलेखागारों ने भी इस तरह का वेब पोर्टल शुरू किया है। अब अभिलेख के विषय में, अभिलेख इतिहास लेखन के मूल स्रोत तो हैं ही, ओरिजिनल सोर्स ऑफ हिस्ट्री जिसको कहते हैं, ओरिजिनल सोर्स तो हैं ही अभिलेख। इसके साथ ही मेरा यह मत है कि अभिलेखों को अनुसंधान प्रविधि का उपकरण भी बनाया जा सकता है। अभिलेखों को दे कैन बी यूज्ड एज एन apparatus ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह समझने वाली बात है कि अभिलेख या आर्काइव्स में बी यूज्ड also as an apparatus of research methodology, as an apparatus of research in history। एक उदाहरण द्वारा हम इस बात की पुष्टि करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आदिवासियों का जो मौखिक साहित्य है, लोकगीत हैं उनकी जो लोक कथाएं हैं, फोकलोर्स, फोक टेल्स या जो प्रोवर्ब्स हैं, और भी कई रूपों में उनका मौखिक साहित्य उपलब्ध है। उनका यह मौखिक साहित्य ऑडियो विजुअल मटेरियल के रूप में झारखंड के सरकारी और निजी अभिलेखागारों में उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। उस लोक साहित्य से ज्ञात होता है, पता चलता है कि आदिवासियों का एक समूह, आप उस आदिवासी समूह का नाम जानते हैं, उरांव जनजाति। अब जनजाति कहना आदिवासी पसंद नहीं करते हैं, वह स्वयं को आदिवासी कहना पसंद करते हैं, तो मैं आदिवासी कहूंगा। उरांव आदिवासी, यह हमें लोक साहित्य, उनके लोक साहित्य से इसकी जानकारी मिलती है कि उरांव आदिवासी मूलतः दक्षिण भारत के निवासी थे। उरांव आदिवासी जो अब झारखंड में रह रहे हैं, वे मूलतः दक्षिण भारत के आदिवासी थे, दक्षिण भारत के निवासी थे। और जैसा हमेशा होता आया है, जनसंख्या के दबाव से, पॉपुलेशन प्रेशर से या लाइवलीहुड की खोज में उन्होंने अपने मूल निवास को छोड़ दिया। वहां से वह आगे बढ़े, प्रस्थान किया उन्होंने, और फाइनली झारखंड और उसके आसपास के इलाकों में आकर बस गए। इस बात की जानकारी आपको उरांव आदिवासियों के लोक साहित्य से मिलता है। और प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी, जो लिंग्विस्टिक्स के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए, इसी बात को कंफर्म करने के लिए मैंने झारखंड में जो अभिलेखागार हैं, वहां कई अनपब्लिश्ड डिक्शनरीज हैं, कई अप्रकाशित शब्दकोश हैं। उन शब्दकोशों को मैंने देखना शुरू किया, और उस देखने के क्रम में मुझे ऐसा लगा कि आदिवासी इतिहास के कई ऐसे पक्ष हैं जिनको समझने के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान या कॉम्पेरेटिव लिंग्विस्टिक्स का एक मेथोडोलॉजी के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान, जिसको कॉम्पेरेटिव लिंग्विस्टिक्स कहेंगे या फाइलोलॉजी भी कहते हैं, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की एक शाखा है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स या ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की एक शाखा तुलनात्मक भाषा विज्ञान के नाम से जानी जाती है। यह तुलनात्मक भाषा विज्ञान, यह भिन्न भाषाओं के बीच, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बीच ऐतिहासिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से उनके तुलनात्मक या कॉम्पेरेटिव स्टडी से संबद्ध है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, आर्यों का जो एक्सपेंशन है, उसको भी डिटरमिन करने के लिए कॉम्पेरेटिव लिंग्विस्टिक्स का प्रयोग किया गया था मैक्स मुलर और दूसरे अन्य इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन बाद में इस मेथोडोलॉजी को पता नहीं क्यों भुला दिया गया। लेकिन मुझे लगा कि आदिवासी इतिहास के कई ऐसे पक्ष हैं जिनको समझने के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान का बड़ा इफेक्टिवली प्रयोग किया जा सकता है। तो मैंने क्या देखा, मैंने कुछ शब्दों को लिया, कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, बहुत चूंकि समय निर्धारित है, नहीं तो इस विषय को पढ़ाने के लिए मैं अपने यहाँ तो कम से कम 3-4 क्लास लेता हूं, लेकिन 2-4 उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से आप सुनिए। हिंदी में एक शब्द है दांत, टीथ। तमिल में उसके लिए शब्द है पल। और कुड़ुक में आपको आश्चर्य होगा, कुड़ुक बोलने वाले, कुड़ुक उरांव आदिवासियों की भाषा है, मैंने पता नहीं बताया आपको या नहीं, उरांव आदिवासी की भाषा को कुड़ुक भाषा कहते हैं। तो हिंदी में शब्द है दांत, तमिल में उसके लिए प्रचलित शब्द है पल, और कुड़ुक में उरांव आदिवासी जो हिंदी बेल्ट में निवास कर रहे हैं, उनके यहाँ दांत के लिए शब्द है तमिल की तरह पल। देखिए, तमिल से उरांव आदिवासियों की भाषा कुड़ुक की समता। उसी तरह एक शब्द है हिंदी में कीड़ा, तमिल में इसके लिए शब्द है पूची, और उरांव आदिवासी की भाषा कुड़ुक में इसके लिए शब्द है पचगो। तो तमिल पूची, कुड़ुक पचगो।
अब और भी कई उदाहरण, जैसे बैठना देखिए, बैठना हिंदी में है वर्ब में आए, तमिल में इसके लिए शब्द है उक्का, कुड़ुक में वही शब्द उक्का ही प्रचलित है बैठना के लिए। शीघ्रता एक शब्द है हिंदी में, शीघ्रता के लिए तमिल में जो शब्द है वह शब्द है चटक्कू, और कुड़ुक भाषा में इसके लिए जो शब्द प्रचलित है वह है चांडे। देखिए कितनी समता है। उरांव आदिवासियों की भाषा, उरांव आदिवासी जो हिंदी बेल्ट में निवास कर रहे हैं, उनकी भाषा की समता दिख रही है तमिल भाषा से। और यह समता न सिर्फ भाषा के स्तर में है, हम कई स्तर पर देखते हैं, वाक्य सेंटेंस के स्तर पर देखते हैं, सिंटैक्स के स्तर पर देखते हैं, सिमांटिक्स के स्तर पर देखते हैं। भाषा में तुलना के कई आधार होते हैं, सिमांटिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, तो कई स्तर पर, चूंकि वह विशुद्ध रूप से भाषा विज्ञान की बात है इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई स्तर पर, इवन एट द लेवल ऑफ लिटरेचर, जो तमिल लिटरेचर है और जो उरांव आदिवासियों का लिटरेचर है, उसमें आप समानता देखेंगे। तो लगता है जरूर इस आधार पर कॉम्पेरेटिव लिंग्विस्टिक्स को एक मेथोडोलॉजी के रूप में यूज करके हमें तो जरूर लगता है कि यह जो उनके लोक साहित्य में यह बात है कि उनका मूल निवास दक्षिण भारत था, यह बात सही है। अच्छा, इसके साथ साथ तमिल भाषा से तो उनकी समता है ही, इसके अतिरिक्त उनकी जो डिक्शनरी है, कुड़ुक शब्दकोश है, उसमें कई ऐसे शब्द भी हैं जो मराठी भाषा के शब्दों से मिलते हैं, उड़िया भाषा के शब्दों से मिलते हैं, बंगला भाषा के शब्दों से भी मिलते हैं। जैसे हिंदी में एक शब्द है माँ, मदर के लिए, हम घर में माँ बोलते हैं माँ को, मराठी में इसके लिए शब्द है आई, और कुड़ुक में इसके लिए शब्द क्या है? कुड़ुक में इसके लिए शब्द है आयो। मराठी में आई, कुड़ुक में आयो। हिंदी में एक शब्द है खटमल, मराठी में इसके लिए शब्द है ढेकुण, और कुड़ुक में इसके लिए शब्द है ढेकण। मराठी ढेकुण, कुड़ुक में ढेकण। सफेद, हिंदी में हम सफेद कहते हैं, मराठी में पांढरा, और कुड़ुक में इसके लिए शब्द है वो है पांढरा मराठी में, कुड़ुक में पंडरू। तो ऐसा लगता है कि इसी तरह से और भी समानताएं कई स्तर पर मिलती हैं। तो इससे यही प्रतीत होता है कि उरांव आदिवासी दक्षिण भारत से झारखंड आने के पहले संभवतः कुछ समय तक महाराष्ट्र में भी रहे होंगे, और दक्षिण से झारखंड या उत्तर की ओर आने का रास्ता तो महाराष्ट्र ही है। तो इसलिए मराठी शब्दों से उनके यहाँ जो शब्द प्रचलित है उनकी समता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉम्पेरेटिव लिंग्विस्टिक्स को एक मेथोडोलॉजी, एक टेक्निक के रूप में इतिहास को जानने समझने, इतिहास को रीराइट करने के लिए, इतिहास के रिवीजन के लिए यह कॉम्पेरेटिव लिंग्विस्टिक्स एक बड़ा ही इफेक्टिव मीडियम सिद्ध हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। एक और बात कहूंगा जिस पर हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारत के जो विभिन्न अभिलेखागारों में अभिलेख उपलब्ध हैं, बड़ा ही रिच अभिलेखागार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। कमिश्नर के ऑफिस में जो अभिलेख कक्ष है या जिलाधिकारी के कक्ष में जो अभिलेख कक्ष है, उनका तो लगभग नहीं के बराबर प्रयोग हुआ है। आप कहीं किन्हीं जिलाधिकारियों से बात कर लीजिए, मेरे परिचित 2-4 लोग हैं गया के जिलाधिकारी, बताते हैं लोग कि 2%, 3% भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो एक तो यह है कि भारत के विभिन्न अभिलेखागारों में उपलब्ध अभिलेखों का चूंकि न्यूनतम उपयोग हुआ है, इसलिए आप उसका उपयोग करके हमारी हिस्ट्री को काफी एनरिच कर सकते हैं। वहीं आप अमेरिका जैसे देश को देखिए, यूरोप के कई देशों को देखिए, आर्काइव्स का या अभिलेखागार का खूब यूज हुआ है। एक उदाहरण द्वारा मैं इस बात की पुष्टि करता हूं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, संथाल आदिवासियों ने एक आंदोलन किया था। यह सवाल भी ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। इसमें से कुछ तथ्य निकालकर आपके लिए पूछे जा सकते हैं। संथालों ने एक आंदोलन किया था
जिसे खेरवार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, मैं नहीं जानता हूं क्वेश्चन क्या सेट किया जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है खेरवार आंदोलन किस आदिवासी से समूह से संबंधित है। तो खेरवारों ने एक आंदोलन, संथालों ने एक आंदोलन किया था जिसे खेरवार आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। खेरवार वस्तुतः संथालों का ही एक प्राचीन नाम था, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में एक बार फिर खेरवार शब्द का प्रयोग वैसे संथालों के लिए होने लगा जिन्होंने अपने प्रचलित धर्म, उनका प्रचलित धर्म क्या था? उनका प्रचलित धर्म था सरना। तो उन्होंने अपने प्रचलित धर्म से असहमति व्यक्त की। कुछ संथालों ने इसका विरोध किया, सरना का विरोध किया, और बताया कि इस सरना में सुधार की आवश्यकता है। उनका यह मानना था कि 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के ठीक पूर्व संथालों का जो विद्रोह हुआ था, बड़ा व्यापक विद्रोह था, बड़ा इफेक्टिव था, फिर भी वह बहुत अर्थों में असफल था। तो इन संथालों का मानना था, जिन्हें बाद में खेरवार के नाम से जाना गया, इन संथालों का मानना था, इन खेरवारों का मानना था कि 1856 का विद्रोह इसलिए असफल हुआ क्योंकि संथालों के जो धार्मिक विचार थे, उनकी जो धार्मिक गतिविधि थी, उसमें कई प्रकार की बुराइयां प्रविष्ट हो गई थी, और इसीलिए उन्होंने अपने धर्म में सुधार की बात की, और इस रूप में उन्हें खेरवार कहा गया। अब आप देखिए आर्काइव्स का क्या महत्व है। थोड़ा सा हिस्टोरियोग्राफी की मैं चर्चा करता हूं कि कैसे एग्जामिन किया जाता है। इससे एक एडिशनल आपको जानकारी मिलेगी इस विषय पर कि कैसे किसी विषय को रिव्यू किया जाता है, री एग्जामिन किया जाता है, री इवैल्यूएट किया जाता है। सबसे पहले खेरवार आंदोलन पर पॉल ओलोफ बॉडिंग ने कार्य किया। पॉल ओलोफ बॉडिंग ने खेरवार आंदोलन पर पहला उनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ 1921 में। इस रिसर्च पेपर में उन्होंने खेरवार और उनकी धार्मिक विचारधारा, खेरवारों की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी थी, उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज थी, उनकी जानकारी पॉल ओलोफ बॉडिंग ने अपने रिसर्च पेपर में दी। उन्होंने ये बताया कि खेरवार संप्रदाय 1871 में अस्तित्व में आया। उनके अस्तित्व का पता 1871 में पता चला। पॉल ओलोफ बॉडिंग के बाद कई और लोगों ने खेरवारों पर काम किया, जिसमें बड़ा उल्लेखनीय नाम है AP झा का, प्रोफेसर ये सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा जी का, जिन्होंने बिरसा मुंडा पर भी बड़ी अच्छी किताब लिखी है, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। एडवर्ड जे ने इस पर काम किया, स्टीफन फुक्स ने इस पर काम किया, और कुछ और विद्वानों ने, बहुत अधिक नहीं लेकिन कुछ अन्य विद्वानों ने रिसर्च इन पर, खेरवार आंदोलन पर किया। लेकिन इन सभी विद्वानों ने बस पॉल ओलोफ बॉडिंग को फॉलो किया। पॉल ओलोफ बॉडिंग की तरह इन विद्वानों ने भी खेरवारों को एक धार्मिक संप्रदाय माना और उनके आंदोलन को, खेरवार आंदोलन को, एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में देखा। 1985 में एक अमेरिकन लेखक, he was quite young at that time in 1985, उसने अपनी पुस्तक जॉन मैकडूगल उनका नाम है, जॉन मैकडूगल इंडिया आए थे, उन्होंने खेरवारों पर काम किया, उनकी पुस्तक भी प्रकाशित है। और वह यही कहते हैं, उन्होंने यही लिखा है, मैं पढ़ता हूं, उन्होंने लिखा है कि मुंडा जनजाति ने, मुंडा आदिवासियों ने भूमि संबंधी संघर्ष का प्रयास किया, लेकिन संथालों मतलब खेरवारों ने धार्मिक पुनरुत्थान पर भी बल दिया। इट्स अ वंडरफुल बुक। लेकिन खेरवारों के बारे में वह वही निष्कर्ष दे रहे हैं जो पॉल ओलोफ बॉडिंग ने दिया था। लेकिन आज मैं कहूंगा कि अभिलेखागारों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं, मुझे हल्का संकेत मिला है कि जो अभिलेख हैं उनके अध्ययन और विश्लेषण से खेरवारों के विषय में हमारे ज्ञान में निरंतर वृद्धि हो रही है। लोग कार्य कर रहे हैं,
मेरी जानकारी में यह बात है, लोग कार्य कर रहे हैं और मैं भी थोड़ा बहुत जो समय मिलता है उस पर काम कर रहा हूं। और उदाहरण के लिए मैं और जो पॉल ओलफ बॉडिंग का जो विचार है, जॉन मैकडूगल का जो विचार है, स्टीफन फुक्स का जो विचार है, उसको रिवाइज करना पॉसिबल हो पा रहा है। हम उसको रिवाइज कर पाने में समर्थ हो पा रहे हैं कि what Paul Olof Bodding has said and what other scholars including John McDougall has said, now we are in a position to revise the views they have given. एक उदाहरण मैं देता हूं 1874 का। 1874 का एक सरकारी रिपोर्ट है जो कमिश्नर के ऑफिस में मिला। वह खेरवार आंदोलन से ही संबंधित, ऑफ कोर्स झारखंड की बात मैं कर रहा हूं। यह रिपोर्ट संथालों का एक विलेज है, संथाल विलेज का एक मुखिया का उल्लेख कर रहा है। यह रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है यह, और संथाल गांव के एक मुखिया का उल्लेख इसमें है। वह मुखिया गांव वासियों को क्या कहता है, आप सुनिए, मैं पढ़ता हूं उसको। वह मुखिया अपने गांव के लोगों को कहता है कि अगले फागुन में, अगले होली में वह राजा होगा। वह मुखिया राजा हो जाएगा अगले फागुन में। 1874 1874, इमेजिन 1874 की बात है। वह कहता है मुखिया अपने गांव के लोगों को कि अगले फागुन में वह राजा हो जाएगा, होली में वह राजा हो जाएगा और अपने साहब लोगों को देश से बाहर भगा देगा। साहब का मतलब अंग्रेज। अपने साहब लोगों को बाहर भगा देगा और यदि कुछ अंग्रेज रह जाएंगे तो वे उसके चाकर होंगे। चाकर मतलब नौकर या सर्वेंट। तो ये 1874 के रिपोर्ट में यह बात है। यह क्या इंडिकेट कर रहा है? यह एक रिलीजियस मूवमेंट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, यह एक पॉलिटिकल मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। एक और उदाहरण मैं दूं, 1881 की जनगणना से संबंधित रिपोर्ट की मैं चर्चा करूं। 1881 की जनगणना से सेंसस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? जामतारा सब डिवीजन की एक रिपोर्ट है। जामतारा, वह इसे भी मैं पढ़ दे रहा हूं बहु। जामतारा अनुमंडल में भीड़ ने, जामतारा अनुमंडल में भीड़ का अर्थ यहां पर खेरवार आप लगाएं। जामतारा अनुमंडल में भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया। जामतारा अनुमंडल में भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया और भीड़ ने धमकी दी कि वह न तो अपना नाम लिखने देगी। सेंसस की बात कर रहा हूं, जनगणना की बात कर रहा हूं। भीड़ थ्रेटन कर रही है पुलिस को कि वह अपना नाम नहीं लिखने देगी और न ही अपने घरों की गणना कर देगी। वह जनगणना कार्य में सहायता नहीं देगी। संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर उस समय थे ओल्डहम भीड़ से पूछते हैं कि उनका मुखिया कहाँ है। भीड़ को शांत करने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब पूछते हैं ओल्डहम से कि कहाँ है उनका मुखिया से बात करेंगे। तो भीड़ ने क्या जवाब दिया? भीड़ ने जवाब दिया कि उनका कोई मुखिया नहीं है, वे स्वयं अपने मुखिया हैं। क्या शो कर रहा है? यह शो कर रहा है कि खेरवार आंदोलन सिर्फ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट नहीं था। खेरवार आंदोलन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तो था, इसके साथ ही इसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी माना चाहिए। यहाँ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विरोध की ध्वनि हमें दिख रही है। खेरवार आंदोलन का एक नेता भगीरथ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस विषय पर रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। खेरवार आंदोलन का एक नेता भगीरथ था। यह भी एक रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। वह अक्सर मीटिंग किया करता था। अपनी मीटिंग में खेरवार का यह नेता भगीरथ अपनी मीटिंग में चावल का एक कटोरा घुमाया करता था। एक कटोरे में चावल ले लेता था, उसको लोगों के बीच घुमाता था और पूछता था इस अनाज को किसने बनाया? उसके फॉलोवर्स नेचुरली यही बोलते थे, इस अनाज को ईश्वर ने बनाया, गॉड ने बनाया, ठाकुर ने बनाया जो उनके गॉड थे, सिंह बोंग ने बनाया जो उनके गॉड थे।
भगीरथ उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता कि इस जमीन को किसने जोता, भूमि किसने जोती, बीज किसने बोया। उसके फॉलोवर्स जवाब देते, भूमि हम लोगों ने जोती, बीज हम लोगों ने बोए। तब भगीरथ फाइनली वह क्या कहता जानते हैं? वह यही कहता था, यदि हम लोगों ने खेत जोते, हम लोगों ने बीज बोए और ईश्वर ने अनाज पैदा किया, तो सरकार को लगान का भुगतान क्यों करेंगे? अब सोच लीजिए, क्या यह रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तक ही सीमित था? यह मूवमेंट, खेरवार आंदोलन? यह रिपोर्ट भी एक सरकारी रिपोर्ट में उद्धृत है। तो कह सकते हैं अभिलेखागारों में ऐसे कई सरकारी रिपोर्ट हैं, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हैं डिफरेंट ऑफिसर्स के बीच में। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एसडीओ को लिखा, एसडीओ ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा, बीडीओ ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा, लाइक दिस। ऐसे कई कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं जो आपको आर्काइव्स में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कई मीटिंग्स हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स है, जिनके आधार पर हम आज कह सकने की स्थिति में हैं कि खेरवार आंदोलन न सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन था, बल्कि इसमें राजनीतिक विरोध और एग्रेरियन डिस्कंटेंट, भूमि एवं कृषि संबंधी विरोध के तत्व भी विद्यमान थे। तो हम आज रिवाइज कर पाने की स्थिति में है। ओलफ बॉर्डिंग या जॉन मैकडूगल ने जो कहा, हम उससे आगे बढ़ पाए हैं, और वह इस दिशा में हमारी मददगार कौन साबित हुआ है? आर्काइव्स। तो आर्काइव्स एक बहुत बड़ा टूल बनाया जा सकता है आज के डेट में, एक टूल के रूप में। इट इज नॉट ओनली एन ओरिजिनल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इट कैन बी मेड एन एपरेटस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। एक और आदिवासी ये इतिहास लेखन में यदि अभिलेखों को एक टूल बनाए जाने का प्रश्न है या इसके महत्व का प्रश्न है, तो आदिवासी आंदोलन का ही एक और उदाहरण दूंगा, और एक फिर बिहार आर्काइव्स में राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करूंगा। जो अर्लियर स्टडीज हैं भारत के आदिवासी आंदोलन से संबंधित, उन स्टडीज में आदिवासी आंदोलनों को क्लासिफाई किया है इनटू वेरी नीट एंड एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। आदिवासी आंदोलनों को आदिवासी आंदोलनों को बड़े ही स्पष्ट और एक्सक्लूसिव कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। जैसे ए पर्टिकुलर आवाज कट रही है। आपकी आवाज रुक गई है। We're not able to hear you. मैं कहाँ पर क्या बोल रहा था? आप आर्काइव्स का बोल रहे थे। You talked about आदिवासी आंदोलन, खेरवार आंदोलन। You had given example of खेरवार। हाँ, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आदिवासी आंदोलनों को नीट एंड एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे किसी खास आदिवासी आंदोलन के विषय में कहा गया कि इट वाज ए पॉलिटिकल मूवमेंट, किसी दूसरे आदिवासी आंदोलन के बारे में कहा गया कि इट वाज ए रिलीजियस मूवमेंट, और इसी तरह से किसी मूवमेंट को एग्रेरियन मूवमेंट, किसी को रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट, किसी को मेसियनिक मूवमेंट एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यही हुआ, मेरी समझ से तो इसका मतलब यही है कि कोई भी आदिवासी आंदोलन या तो विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल मूवमेंट था, या फिर रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट था, या कुछ और। लेकिन यदि हम अभिलेखागारों में उपलब्ध अभिलेखों को देखें, उनकी स्टडी करें, तो यह बड़ा क्लियर होगा। इट विल बिकम वेरी क्लियर कि आदिवासी आंदोलनों की जड़ में कई कारण हैं, वेरियस रीजंस इस प्रकार से संश्लिष्ट थे
कि उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का आंदोलन समझना उचित नहीं है। कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी सोशल मूवमेंट हो, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो, एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, उसके यदि सांस्कृतिक परिवेश को यदि हम देखें, सामाजिक परिवेश को देखें और कोर्स ऑफ इवेंट्स को देखें, उसकी स्टडी करें, तो मैं कहूंगा कि जो सोशल रियलिटीज होती है, सोशल रियलिटीज को सोशल साइंटिस्ट्स ने जो डिजाइन किया है, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल क्लासेस, उसमें क्लासिफाई किया जाना संभव नहीं है। जैसे ताना भगत आंदोलन एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन ने एक राजनीतिक रूप ग्रहण कर लिया। एक मेटामॉर्फोसिस हम देखते हैं कि इट स्टार्टेड एज ए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बट इट बिकेम अ पॉलिटिकल मूवमेंट। आप जानते होंगे, ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि ताना भगत मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जुड़ गया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा से जुड़कर उसका एक अभिन्न अंग बन गया। तो मैं कहूंगा कि आज किसी भी आंदोलन को, आदिवासी आंदोलन को एक नीट एंड एक्सक्लूसिव कैटेगरी में क्लासिफाई करना उचित नहीं है। और यह कैसे पॉसिबल हो सका? यह इसलिए पॉसिबल हो सका क्योंकि आर्काइव्स में जाके नए नए फैक्ट्स की खोज करने की प्रवृत्ति अब धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। अब लोग अभिलेखागारों की ओर देख रहे हैं, अभिलेखागार जा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल। एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है, टीचर्स के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स को तो इससे जरूर जानकारी मिलेगी। खास करके हिस्ट्री के टीचर रत्ना जी, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, और विद्यार्थियों को भी, कि भारत जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है, जो ट्राइबल हिस्टोरियोग्राफी है, उसमें आदिवासी विद्रोहों को सामान्यतः किस रूप में देखा गया है? इसी रूप में देखा गया है कि आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासियों की अनऑथोराइज्ड एंट्री के विरुद्ध आदिवासी समुदाय के एक यूनिफाइड रेसिस्टेंस के रूप में देखा गया है कि एज इफ बाहरी जो तत्व आदिवासी इलाकों में गए और सारे आदिवासी एकजुट हो गए, एकीकृत हो गए, यूनिफाइड हो गए और उन्होंने विरोध किया, चाहे वह बिपिन चंद्र हो, चाहे वह सुमित सरकार हो या कोई और लेखक। हाल के वर्षों में कुछ इस तरह कुछ डिफरेंट स्टडीज आ रही है। तो इस प्रकार की व्याख्या जो की गई प्रोफेसर बिपिन चंद्र के द्वारा या प्रोफेसर सुमित सरकार या इस तरह के इतिहासकारों के द्वारा, इस तरह की एनालिसिस का यही अर्थ है मेरी समझ में कि आदिवासियों और गैर आदिवासियों, ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे वे एक दूसरे के विरोधी थे। बिल्कुल ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडी है इस संबंध में, ट्राइबल्स के विषय में, उसमें जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसी को हमारे इन इतिहासकारों ने हूबहू स्वीकार कर लिया और आदिवासी समुदाय को एक सजातीय समूह, एक होमोजिनस ग्रुप के रूप में देखा है, जो अपने इलाके में आए हुए बाह्य तत्वों के विरुद्ध बिना किसी अपवाद के, देयर वाज नो एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के संयुक्त रूप से संगठित हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि इस विचार को आज मॉडिफाई करने की जरूरत है। झारखंड में जो सरकारी अभिलेखागार हैं, निजी अभिलेखागार हैं, वहां जो अभिलेख हैं और फील्ड वर्क से भी यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आज ही की तरह ब्रिटिश काल में भी आदिवासी समुदाय होमोजीनस न होकर, सजातीय न होकर कई श्रेणियों में विभक्त था और स्तरीकृत था। It was a stratified society। और इस ट्राइबल सोसाइटी में भी अन्य दूसरी रिलेटिवली अधिक विकसित समाजों की तरह विषमताएं थी और यही विषमताएं कई बार आदिवासी विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई, न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, बल्कि उनके अपने समाज में जो कंट्राडिक्शंस थे, उन कंट्राडिक्शंस के कारण कभी कभी आदिवासी विद्रोह हमें देखने को मिला। अब राजेंद्र बाबू के बारे में मैं क्या कहूं, परिधान से कृषक
और श्रमिकों में राजकुमार, इस तरह डिस्क्राइब किया गया है। नरीमन ने 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नरीमन ने वहां राजेंद्र बाबू का परिचय इसी रूप में कराया। परिधान से कृषक, अपने वस्त्रों से एक किसान, अपने कपड़ों से एक किसान जैसा दिखने वाला व्यक्ति, और श्रमिकों में, वर्कर्स में राजकुमार, प्रिंस ऑफ लेबरर्स, राजेंद्र बाबू ऐसे थे। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, नरीमन 1934 में राजेंद्र बाबू को इसी रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वहां। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन राजेंद्र प्रसाद पर कितना काम हुआ है मैं आपको बताऊं। आप पटना में हैं, मैं भी पटना का हूं और देखता रहा हूं वहां आर्काइव्स में राजेंद्र बाबू से संबंधित न जाने कितने अभिलेख आपके बिहार के अभिलेखागार में हैं, जिन पर अभी तक किसी विद्वान की, किसी रिसर्च स्कॉलर की दृष्टि नहीं गई है। राजेंद्र प्रसाद से संबंधित जो आर्काइव से ऐसे ही पड़ा हुआ है और कालांतर में इन कोर्स ऑफ टाइम वो समाप्त भी ना हो जाए। तो मैं कहूंगा कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बिहार आर्काइव्स में राजेंद्र प्रसाद पर काम करने के लिए आपके पास पूरी की पूरी संभावना है। आप यह नहीं शिकायत करेंगे कि मटेरियल नहीं मिलता है। सर, अथाह मटेरियल है, आप उतना उपयोग नहीं कर सकेंगे। 5-5, 10-10 रिसर्च स्कॉलर्स यदि उस पर काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। राजेंद्र बाबू के बहुआयामी पक्ष हैं, उनके कई अलग अलग पक्ष पे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अभिलेखागार में आज भी ऐसे कई अभिलेख हैं जिनका इतिहास लेखन में उपयोग नहीं हुआ है, और आज यदि हम उनका प्रयोग करें तो देयर इज नो डाउट कि न सिर्फ इतिहास की हमारी समझ समृद्ध होगी, बल्कि स्वयं हमारा इतिहास भी अधिक ऑब्जेक्टिव, अधिक साइंटिफिक बनाया जा सकेगा। क्योंकि हमको यह भी पड़ रही है, देखते रहे जिस रूप में 1947 में देखा गया या उसके बाद देखा गया, तो हिस्ट्री में भी हमें नई नई मेथोडोलॉजी, नए नए मेथड, नए नए टेक्निक लाने होंगे, नहीं तो हिस्ट्री जीवित नहीं रहेगा। फिर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल आ गया। आवाज आ रही है? हाँ, इसके साथ ही एक बात और मैं कहूंगा। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, आपके सामने बोलने का मुझे मौका मिलता तो बड़ा अच्छा लगता, आप लोगों की गैदरिंग में बहुत ही अच्छा लगता मुझे। लेकिन चलिए ठीक है, क्षेत्रीय और स्थानीय इतिहास पर मैं कुछ बोलूं, रीजनल हिस्ट्री, लोकल हिस्ट्री पे मैं कुछ बोलूं। रीजनल हिस्ट्री और लोकल हिस्ट्री को एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन के रूप में देखा जाता रहा है कई लोगों के द्वारा, मैं सबकी बात नहीं करता। रीजनल हिस्ट्री या लोकल हिस्ट्री को एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन के रूप में देखा जाता रहा है इसे, जबकि यह राष्ट्रीय इतिहास का एक प्रमुख स्रोत इसे माना जाना चाहिए। It should be considered as a very important source of our national history. इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए बल्कि ये कहेंगे कि क्षेत्रीय इतिहास या लोकल हिस्ट्री के अध्ययन और अनुसंधान के प्रति हमारे यहाँ भारत में अब तक एक नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। इधर हाल के वर्षों में इस पर निश्चित रूप से कुछ काम शुरू हुए हैं, लेकिन अगर हम जनरलाइज करें तो हम कहेंगे कि एक निंदात्मक दृष्टिकोण इसके प्रति रहा है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, और इसे राष्ट्रवाद विरोधी या क्षेत्रवाद के रूप में देखा या समझा जाता रहा है। कुछ जरूर बहुत अच्छी स्टडीज हुई हैं, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हुए इस बात को कह रहे हैं। ऐसा विचार उचित नहीं है कि यह नेशनल हिस्ट्री के मार्ग में या नेशनलिज्म के ग्रोथ के मार्ग में अगर रीजनल हिस्ट्री पे हम काम करते हैं तो नेशनल इंटीग्रिटी के रास्ते में कहीं कोई अवरोध पैदा करता हो। मेरी दृष्टि में यह विचार सही नहीं है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स या घटक इकाइयों की उपेक्षा करके किसी भी राष्ट्र या समाज के इतिहास को उसकी संपूर्णता में समझना संभव नहीं है। किसी बात को उसकी टोटलिटी में यदि हम समझना चाहते हैं तो उसके कंपोनेंट्स को भी हमको बड़ी अच्छी तरह समझना पड़ेगा। एक ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर लोकल हिस्ट्री
ये मैं कहना चाहता हूं। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर लोकल हिस्ट्री और अमेरिकन लोकल हिस्ट्री नेटवर्क, ये ब्रिटेन की और अमेरिका की संस्थाएं हैं। इन्होंने इन संस्थाओं ने अपने अपने देशों में स्थानीय और क्षेत्रीय इतिहास को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम बनाए हैं, वेरी इफेक्टिव कार्यक्रम बनाए हैं। रूस और इसके पड़ोस में जो रूसी भाषी देश हैं, वहां स्थानीय इतिहास को क्रायवेदिनी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। क्रायवेदिनी ये लोकल हिस्ट्री का नाम है रूस में और रूस के जो पड़ोसी देश हैं। और क्रायवेदिनी एक कंपलसरी है एलिमेंट्री, ये प्राथमिक विद्यालयों में, एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल्स में इसका अध्ययन अनिवार्य है। यह कंपलसरी है, लोकल हिस्ट्री का पढ़ना कंपलसरी है। तो भारत में भी मेरा कहना है कि भारत में भी क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। के लिए इस दिशा में अपार संभावनाएं हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे रिसर्च स्कॉलर को ये शिकायत नहीं होगी कि मटेरियल्स की कमी है, जो सामान्यतः हम शिक्षकों को यह बात सुनने को मिलती है। यह शिकायत आपको नहीं होगी। राज्य के अभिलेखागारों, जैसा कि मैंने बताया, आयुक्तों के कार्यालय में, जिलाधिकारियों के रिकॉर्ड्स ऑफिस में आपको अध्ययन और अनुसंधान के लिए इतनी सामग्री मिलेगी कि भारत में क्षेत्रीय इतिहास को समृद्ध करने की दिशा में ये अभिलेखागार, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ये अभिलेखागार मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही एक बात और, विद्यार्थियों का ख्याल, यदि विद्यार्थियों को मैं कहूं तो कहूंगा कि इतिहास में कई ऐसी शाखाएं हैं जिन पर अभी भी बहुत अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है, बहुत संभावना है। ऐसी ही एक शाखा है हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। आप देखिए, बताइए, कुछ काम जरूर हुआ होगा। मैं ऐसा क्लेम कभी नहीं करूंगा कि कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत अधिक काम इस दिशा में मुझे नहीं दिखता। आपराधिक न्याय का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, आप न्यायालय में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, लोकल कोर्ट्स में जाइए, वहां अभिलेखागार हैं। अभिलेखागार में जाके, कोर्ट में जाकर आप रिसर्च कीजिए। सैन्य संगठनों में भी अभिलेखागार होते हैं, जहां सैन्य इतिहास से संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं। इसी तरह फिल्म और रंगमंच पर तो काम हुआ है। फिल्म, रंगमंच आदि का इतिहास भी उससे संबंधित अभिलेखागारों में जाकर किया जा सकता है। अभी हाल में पिछले दिनों एएन कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा था, उसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी। ये टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक सेमिनार का आयोजन था। मैंने इस बात की चर्चा की थी कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में मैंने कुछ फाइलें देखी हैं, सरकारी फाइलें। उनके अध्ययन से आदिवासियों द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कई जड़ी बूटियों का उल्लेख किया गया है। एक फाइल में मैंने देखा कि सांप के काटने पर आदिवासी किस जड़ी बूटी का उल्लेख करते हैं, इसका उल्लेख है। तो कई क्षेत्र हैं, कृषि विज्ञान है, व्यापार है, प्राचीन लेखन शैली, पैलियोग्राफी है, एंशिएंट पैलियोग्राफी, कई ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिन पर इतिहास लेखन का कार्य लगभग नहीं के बराबर हुआ है। लेकिन अभिलेखागारों में काम भले ही न हुआ हो इन विषयों पर, लेकिन अभिलेखागारों में इन विषयों के इतिहास पर भी अभिलेखों के रूप में अपार सामग्री मौजूद है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अभिलेखों का क्या महत्व है, इसका ज्ञान आपको इससे मिलेगा कि अभिलेखागारों में जो प्रलेख हैं, अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, वो इतिहास के अन्य स्रोत से भिन्न हैं। इतिहास लेखन में हम ऐसे कई स्रोत का प्रयोग करते हैं जिनकी रचना जानबूझकर, विलिंगली, इंटेंशनली एक विशेष उद्देश्य से की गई होती है। उन रचनाओं का उद्देश्य हमारी भावी पीढ़ी को एक खास संदेश देने के लिए होता है। जैसे हरिशेन, आप लोग सब पढ़ते हैं, हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा उसको।
इसी तरह रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा मेरे एक विद्यार्थी ने अभी हाल में पूछा था आकर मेन की परीक्षा में कि गिरनार अभिलेख पर क्वेश्चन था सर ये। रुद्र दामन का गिरनार अभिलेख जिसमें गुजरात स्थित सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्माण और अशोक एवं शक राजा रुद्र दामन द्वारा उसकी मरम्मत किए जाने का विस्तार पूर्वक वर्णन है, बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। मिडिवल पीरियड में आप जियाउद्दीन बर्नी को देखें, उसकी तारीखे फिरोजशाही को देखें, अबुल फजल की आईने अकबरी को देखें। ये सारी रचनाएं सोदेश्यपूर्ण हैं, इंटेंशनल हैं, एक खास उद्देश्य से लिखी गई हैं। इन रचनाओं की तुलना में अभिलेखागारों में उपलब्ध अभिलेख निश्चित रूप से अधिक रिलायबल, अधिक विश्वसनीय, अधिक वस्तुनिष्ठ, अधिक ऑब्जेक्टिव और पूर्वाग्रह से मुक्त या फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अभिलेखागार का प्रयोग करें। ये इतिहास लेखन की दृष्टि से हमारे लिए तो सोने की खान है, गोल्ड माइंस है, रत्न के भंडार हैं। और दुनिया के हर देश ने अभिलेख और अभिलेखागारों के महत्व को समझा है। इंग्लैंड में स्थानीय अभिलेखागारों का एक विशाल नेटवर्क है। इन अभिलेखागारों में स्थानीय सरकार, गिरजाघर, व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख रखे पड़े हैं। फ्रांस में भी लगभग हर नगर में अभिलेखागार है। फ्रांस का जो नेशनल आर्काइव्स है, फ्रांस का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, वह दुनिया का सबसे बड़ा अभिलेखागार है। इसमें 625 ईस्वी तक के पुराने अभिलेख सुरक्षित हैं। तो हर जगह अभिलेखागार के महत्व को समझा गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे अपने देश में अभिलेखागार उपेक्षित है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अपने देश में न सिर्फ राष्ट्रीय अभिलेखागार, जिसका मैं उल्लेख करूंगा, और मैं समझता हूं मुझे अब समाप्त करना चाहिए, 5 बज गया, 5 बजे तक मैंने रखा था कि 5 बजे मैं समाप्त करूंगा। तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिला अधिकारी के कार्यालय में जो अभिलेख कक्ष है या कमिश्नर के ऑफिस में जो अभिलेख कक्ष है, वह तो उपेक्षित है ही, हमारा जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वह भी उपेक्षित है। आज उन्हें उचित देखभाल और संरक्षण की जरूरत है। विलियम डेलरिम्पल की किताब की बात आपने सुनी होगी, द व्हाइट मुगल्स, बड़ी चर्चित बुक है, एक प्रेम कहानी है इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेम कहानी। किर्क पैट्रिक और खैरुन्निसा बेगम के बीच जो प्रेम संबंध था उसकी कहानी, सच्ची कहानी इसमें है। तो विलियम डेलरिम्पल जब इस पुस्तक को लिख रहे थे, इस पुस्तक के लिए हैदराबाद से संबंधित है, इस पुस्तक को लिखने के लिए जब वो मटेरियल्स, सामग्री संकलित करने के उद्देश्य से नेशनल आर्काइव से नई दिल्ली में अभिलेखों का अध्ययन कर रहे थे, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है द व्हाइट मुगल्स में। तो जब सामग्री एकत्रित कर रहे थे राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में, उन्होंने जो देखा वहां पर उसका उन्होंने यथार्थ वर्णन किया है। खुद वह क्या लिखते हैं, मैं इसको पढ़ देता हूं। वह क्या लिखते हैं? वह लिखते हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार में पिछले वर्ष वातानुकूलक प्रणाली स्थापित करते समय, मैं उनको कोट कर रहा हूं, वह लिखते हैं, राष्ट्रीय अभिलेखागार में पिछले वर्ष वातानुकूलक प्रणाली स्थापित करते समय बिजली मिस्त्री ने हैदराबाद रेजिडेंसी रिकॉर्ड्स के सभी 600 वॉल्यूम खुले में छोड़ दिए थे, ओपन में खुला छोड़ दिया। 600 वॉल्यूम हैदराबाद रेजिडेंसी रिकॉर्ड के। वह लिखते हैं कि अगले साल जब मैं दोबारा वहां पहुंचा तो देखता हूं कि रिकॉर्ड्स उसी तरह खुले में, साल भर तक, समझिए साल भर तक हैदराबाद रेजिडेंसी के रिकॉर्ड्स उसी तरह खुले में पड़े हैं, और उनके ही शब्दों में, और देखता हूं कि उनमें फफूंद लग चुके हैं
और किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया था। वह कहते हैं कि जब मैंने अधिकारियों से यह बात कही तो 2 दिनों के बाद उससे उन्हें उन रिकॉर्ड्स को उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, अभिलेखों को ट्रीटमेंट के लिए उन्हें फिर भेजा गया। दिनयार पटेल एक बहुत बड़े ये न्यूज एडिटर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं। उन्होंने भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में क्या लिखा, उन्होंने लिखा है, अमेरिका से प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स में वह लिखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखों को उचित संरक्षण की आवश्यकता है। तो मैं अब समाप्त करता हूं बस यह कह के कि अभिलेख किसी भी देश का लिखित इतिहास होता है, यह उस देश की विरासत होता है। लेकिन एक प्रश्न है और यही मैं समाप्त करूंगा, यह प्रश्न आपके सामने रखकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने वर्णन किया अभिलेखागारों का, अभिलेखों के महत्व का, लेकिन अभिलेखों को देखभाल की आवश्यकता है। क्या हम इन अभिलेखों को, इन अभिलेखागारों को अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या हम सुरक्षित रख पाएंगे? यह मेरा प्रश्न है आप सबों से, खुद मैं भी स्वयं से यह प्रश्न पूछता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पीयूष कमल जी। तो आप लोगों ने आई होप ध्यान से सुना होगा, क्योंकि हर लेक्चर के बेसिस पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी अगर आप लोगों में से किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। You can ask any question if you desire to from the resource person. He'll answer it. Please raise your hand if you have any questions. एक हाथ उधर, प्रश्न पूछ सकते हैं या कोई कमेंट भी करना चाहे किसी रूप में, प्रश्न भी पूछिए। कमेंट करना चाहते हैं, कोई कुछ अपना विचार देना चाहे, प्रश्न पूछिए आप। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। हम